सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईडी के एडिटोरियल क्लास में। जस्टिस इन रूइंस जो कि बाबरी मस्जिद के केस के ऊपर लिखा गया है, इस एडिटोरियल को अपने आज करने वाले हैं कवर। दो की जगह एक ही एडिटोरियल है तो लंबा एडिटोरियल है। कोशिश करेंगे इसको एटलीस्ट 60% हम कवर करें। बाकी का मैं आपको वो कैब और है ना सब्जेक्ट वो मार्क करके दे दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। शुरू करेंगे अपने एडिटोरियल को आज के फटाफट। आइए कुछ नया सीखते हैं। जस्टिस एंड रूइंस, जो इंसाफ है अभी उसके हो गए टुकड़े टुकड़े। रूइंस का मतलब क्या होता है? मलबा, है ना। कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसके बाद जो बचता है ना पीछे, उसका मलबा, उसको कहते हैं रूइंस। इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स अपने पास। एशेस मतलब राख, डिब्री मतलब मलबा, डेट्रिटस मतलब मलबा और रैकेज मतलब मलबा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स बताते हैं किसी चीज़ के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके बचे हुए पार्ट्स के बारे में। तो कह रहे जस्टिस जो है ना, अभी बाबरी मस्जिद के रूइंस के अंदर जो जस्टिस आया है, उसके मलबे में जो जस्टिस आया है वो बिल्कुल है वैसा ही जस्टिस है जैसा जो मलबे में दबा हुआ जस्टिस होता है ना। इस तरीके से इसने लिखा है। कह रहे ऑन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस वर्डिक्ट, बात कर रहे हैं हम बाबरी मस्जिद के ढहाने के जो केस है उसके वर्डिक्ट पर, उसके फैसले पर। वर्डिक्ट वर्ड बहुत बार आता है, इसका मतलब होता है कोर्ट का फैसला, कोर्ट का जो डिसीजन है ना। चल, आज मैंने क्विज को नहीं डाला है क्योंकि थोड़ा कोशिश करेंगे ज़्यादा एडिटोरियल कवर करें, है ना। क्विज को ना रख करके बल्कि एडिटोरियल को ज़्यादा कवर करेंगे। कह रहे इंडिया कैन नॉट अफोर्ड सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक्स टू सेकुलर वैल्यूज एंड द रूल ऑफ लॉ। कह रहे इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है, इंडिया नहीं टॉलरेट कर सकता, इंडिया नहीं सह सकता एक के बाद एक सक्सेसिव, एक के बाद एक जो न्यायिक जुडिशियल सेटबैक्स आ रहे हैं। सेटबैक्स का मतलब क्या है? नाकामयाबियां, है ना। तो कह रहे एक के बाद एक जो न्यायिक नाकामयाबियां इंडिया आ रही हैं। और देखो ये नाकामयाबियां किसके लिए हैं? हमारी धर्मनिरपेक्ष वैल्यूज के लिए, सेकुलर वैल्यूज के लिए। अच्छा, और किसके लिए हैं? कानून के राज के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। तो कह रहे एक के बाद एक कानूनी तरफ से जो सेटबैक्स आ रहे हैं, इंडिया उनको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और बात बिल्कुल सही है ना। आ जाओ इसमें देखने वाली चीजें। इंडिया है तुम्हारा सब्जेक्ट ग्रीन कलर में, कैन नॉट अफोर्ड तुम्हारी वर्ब। सब्जेक्ट को वर्ब देनी ही पड़ेगी, वो सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब नहीं। तो सेंटेंस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको हमने ग्रीन और पिंक कलर में मार्क कर दिया है। अब देखो पूरे एडिटोरियल में आपको सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक कलर में मिलेगा। अगर इसका फायदा उठा लेना इस एक्सरसाइज का, आप मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट को मिलाने की कोशिश करें, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाने की कोशिश करें, तो आपको मालूम चल जाएगा इस एक्सरसाइज से कितनी अनमोल एक्सरसाइज है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग की जर्नी में आपको कितनी हेल्प करेगी। कोशिश करना है इसको, है ना, देखने की। अच्छा, सक्सेसिव क्या होता है? देखो एक के बाद एक कोई चीज होती है, एडजेक्टिव है, एक के बाद एक कोई चीज होती है उसको बोलते हैं सक्सेसिव। इसका एक सिनोनिम है कंसेक्यूटिव। जैसे सहवाग ने पहले एक चौका मारा फिर एक छक्का मारा, तो रवि शास्त्री ने बोल दिया भाई सक्सेसिव बाउंड्रीज आई हैं, एक के बाद एक बाउंड्री आई है। कभी कभी वो यूं बोल देगा रवि शास्त्री कि कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज आई हैं, एक के बाद एक बाउंड्रीज आई हैं, है ना। सेट बैक मैंने कई बार आपको बताया है, सेट कर दे कोई आपको बैक, आप जा रहे हो आगे, आपको उठा करके बैक में सेट कर दे वापस, है ना। 2 कदम आगे जाने के बाद 3 कदम पीछे ले आए, तो वो होता है फेलियर। आपका सेटबैक होता है फेलियर, है ना। इसका एक और मीनिंग भी होता है फेलियर से आने वाली डिसअपॉइंटमेंट। शॉक ऑफ द फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द फेलियर भी सेटबैक होता है, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक समरी दे दूं, हुआ क्या है। समरी ये है मेरे भाई लोग, अभी क्या है इसमें आपने पढ़ा ही होगा, कल सुना भी होगा। इसका बाबरी मस्जिद जो केस है इसके अंदर सभी को इसने एक्विट कर दिया है, बरी कर दिया है, एग्जोनरेट कर दिया है। किसने कर दिया है? सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा कर डालेगी ये कोर्ट, है ना। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है इतना बड़ा कांड हुआ देश के अंदर, आपने इतने लोगों को 50-60 लोगों को एक्विट कर दिया, एक के खिलाफ भी आप ढूंढ नहीं पाए सबूत। तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि सारी की सारी एजेंसियां गवर्नमेंट के दबाव में काम करती हैं इंडिया के अंदर, और सेकुलर वैल्यूज सिर्फ हमारे कागजों पे रह गई है, अभी सेकुलरिटी जो है कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सवाल पूछ रहा है देश के कानून सिस्टम पे कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, क्यों अपने देश की थू थू करवाने में पूरी दुनिया के अंदर तुले हो।
ये इसकी समरी है, इसकी बेसिकली समरी इसकी यही है, और पूरे केस को ना ये एकदम आपको डॉक्यूमेंट करेगा, कैसे कैसे कौन से इस केस के अंदर क्या क्या हुआ है ना, वो सब चीजें बताएगा। आज की टोन है डिसअपॉइंटेड, बहुत ही निराश है हमारी सरकार से, डिसअपॉइंटेड टोन है। चलिए शुरू करने वाले हैं। समरी को डालना कमेंट सेक्शन में लिख करके शुरू करेंगे। रात में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, स्पेशल वीडियो फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। बैंकिंग वाले अपनी बैंकिंग की प्लेलिस्ट में जाएं और इस वीडियो को प्ले करें, देखना प्रीमियम वीडियोस ऑल बैंक एग्जाम्स क्लरिकल प्लस पीओ, है ना। जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, इन वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन पे जाकर के मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो लवर्स प्लान में सारी वीडियोस नहीं है, वीआईपीज में सभी वीडियोस हैं। तो लवर्स ज्वाइन करके आप सवाल पूछते हैं, सर आपको सारी वीडियो हमें क्यों नहीं मिल रही। ये 29 रुपये पर मंथ है, इसमें सभी की सभी वीडियो ना होकर के सिर्फ 60% है। जिन लोगों ने एक्सक्लूसिव ज्वाइन किया है और जिनको व्हाट्सअप नंबर नहीं मिल रहा है मेरा, आप कम्युनिटी टैब में जाएं, यहाँ पे क्लिक करके एक पोस्ट रखी है, एक नहीं कई पोस्ट जहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर रखा है, मुझे एक हाई लिख करके भेजें अपनी ज्वाइनिंग डेट के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ उनको दिखेगा जिन्होंने एक्सक्लूसिव ज्वाइन किया है ना, नंबर मेरा। करे द रूइंस of the Babri Masjid were cleared in record time by the hordes of vandals mobilized for demolishing it। कह रहे जो रूइंस थे, जो मलबा था, अच्छा भाई किसका मलबा था? बाबरी मस्जिद का। कह रहे ये जो मलबे थे ना, इनको क्लियर किया गया था, साफ किया गया था रिकॉर्ड टाइम में, मतलब चंद मिनटों के अंदर। अच्छा किसके द्वारा साफ किया गया था, किसने हटाया था इस मलबे को? होर्ड्स ने, बहुत बड़े गुट ने। और गुट किसका? वेंडल्स का। ये वेंडल्स वो लोग होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के द्वारा, उनके गुटों के द्वारा बड़े रिकॉर्ड टाइम में बाबरी मस्जिद के मलबे को क्लियर किया गया था। अच्छा वेंडल्स कौन है? जिनको मोबिलाइज किया गया था, जिनको जुटाया गया था, इकट्ठा किया गया था, इसको ढहाने के लिए, इसको डिमोलिश करने के लिए। समझ गए ना, सिंपल सेंटेंस है। अगर जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढहाया था, ढहाने के जस्ट बाद में कुछ ही मिनटों में उसने पूरा मलबा भी साफ कर दिया, वहां से मस्जिद का नामो निशानी हट गया। अब सेंटेंस पे देखने वाली चीज है। सेंटेंस का सब्जेक्ट रूइंस, सेंटेंस की वर्ब वर क्लियर्ड। होर्ड नाम का नया वो आपके पास वर्ड आया है, इसका मतलब होता है बहुत ही बड़ी फौज, है ना। कीड़ों की, आदमियों की, जानवरों की, किसी भी चीज का जो है ना बहुत बड़ा गुट होता है, उसको बोलते हैं होर्ड। होर्डे ना बोले इसको, होर्ड बोलते हैं, होर्ड, है ना। इसका सिनोनिम है स्वार्म और ड्रॉव। ये ड्रॉव और स्वार्म ध्यान रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं। स्वार्म और ड्रॉव दोनों का मतलब ये होता है बहुत ही बड़ा एक ग्रुप, है ना। वेंडल मैंने आपको बता दिया, ऐसा आदमी जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को। सरकार से गुस्सा है कि नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, और आपकी कार जला के चला गया। समझ गए ना, आप गुस्सा किसी और पे, नुकसान किसी और का, ऐसे लोग कहते हैं वेंडल, है ना, वेंडलाइजेशन करते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में पॉलिटिक्स मत करना, अपने यहाँ इंग्लिश सीखने आए हैं, बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, तो अपनी पॉलिटिकल भावनाओं को अपने अंदर तक दबा के रखें और इंग्लिश सीख करके अपना जो है आगे बढ़ें। करे सम डेट्रिटस वाज स्टिल लेफ्ट दो। करे लेकिन थोड़ा सा डेट्रिटस जो है ना, थोड़ा सा मलबा जो है फिर भी रह गया था, हालांकि, है ना, थोड़ा सा मलबा जो है वो हटा नहीं पाए ये जो है ना वेंडल्स। अब देखो डेट्रिटस वर्ड जो मलबा है, इसको मैंने इससे जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया? रूइंस नाम के वर्ड से। रूइंस यहां भी आया ना, देखना इसके सिनोनिम्स, एशेस, डिब्रीज, डेट्रिटस और रैकेस। इसमें एस नहीं आता, इसको डिब्री बोलते हैं ना, पीछे वाला एस जो है साइलेंट होता है, डिब्री। तो ये डेट्रिटस वर्ड और रूइंस वर्ड एक ही वर्ड है, मैं आपको इसलिए आपको ध्यान खींचने के लिए यहाँ लाया हूं। आ जाओ। तो कह रहा है थोड़ा सा मलबा जो रूइंस है फिर भी रह गया था। अब वो मलबा बता रहा है कौन सा है। अ बिलीफ अमॉन्ग मैनी दैट जस्टिस वुड बी डन and the constitution and the rule of law would be upheld if the criminal court punishes those who plotted the events of December 6, 1992। तो ये हमारे मन का मलबा था, हमारे मनों का, और एक बिलीव था, एक विश्वास था, एक यकीन था बहुत लोगों के बीच में कि जो जस्टिस है ना उसको किया जाएगा, एक दिन सबको इंसाफ मिलेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कानून का जो लॉ है, लॉ का जो राज है, उसको अपहेल्ड किया जाएगा, उसको फिर से खड़ा किया जाएगा, उसको फिर से जिंदा किया जाएगा अगर क्रिमिनल जो कोर्ट है ना वो पनिश कर देती है उन लोगों को जिन्होंने प्लॉट किया, साजिश किया इस इवेंट की दिसंबर 6, 1992 पर। तो यही हमारे मन के अंदर रूइंस रह गए थे, एक बिलीफ रह गया था कि एक दिन दिसंबर 6, 1992 को एक घटना को अंजाम देने वाले जो षड्यंत्रकारी थे उनको सजा जरूर मिलेगी। ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस पे देखने वाली चीज, सब्जेक्ट वर्ब आप मार्क कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, मुझे बोलने की जरूरत
ना पड़े। डेट्रिटस इसकी वर्ब है वॉज स्टिल लेफ्ट। जस्टिस की वर्ब है वुड बी डन। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ की वर्ब है वुड बी अपहेल्ड। क्रिमिनल कोड की वर्ब है पुनिश, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोड करने का मतलब होता है एक साजिश करना, है ना, एक षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी करना। आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से ग्रामर रूल की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा, हालांकि मैंने ऐड नहीं किया, अब बोल दो तो मैं ऐड कर देता हूं। जब जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव केस के अंदर प्रोनाउन आ जाए, क्रिमिनल कोड पनिशेस दोज। अब आप यहाँ पे देम या दे नहीं लिख सकते, यहाँ पे दोज ही आएगा, है ना। इस दोज का मतलब क्या है, दोज पीपल। ये क्यों आएगा, जब आपके पास किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर के कोई प्रोनाउन आ जाए और उसके जस्ट बाद कोई रिलेटिव क्लोज पड़ा हो, उसके जस्ट बाद कोई एडजेक्टिव क्लोज पड़ा हो, वो वाले लोग जिन्होंने प्लॉट किया था, वो वाले लोग जो ऐसा करते हैं, वो वाले लोग जो इस तरह का काम करके आए हैं, अगर जब ऐसा पड़ा हो तो आप दोज नाम के प्रोनाउन को ही यूज करेंगे। इसकी जगह ना देम लगेगा ना इसकी जगह दे लगेगा। एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, मैंने ऐड नहीं किया, मैं चलो वैसे ही लिख रहा हूं आपके सामने, शायद आपको समझ में आ जाएगा। स्लीपिंग पिल्स हेल्प दे देम दोज who can't sleep। बहुत अच्छा रूल है ये, वैसे कहीं और कवर नहीं होता इसलिए अलग से कवर कर रहा हूं मैं इसको। स्लीपिंग पिल्स हेल्प दे देम दोज, तीनों में से एक जो नहीं सो सकते, है ना। तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोज आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दोज आएगा, देम यहाँ आएगा नहीं। दे तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पे आपको लगाना है दोज। इस दोज का मतलब क्या होता है, इस दोज का मतलब होता है दोज पीपल, ऐसा समझ लो, दोज पीपल। दोज का मतलब क्या होता है, दोज पीपल। इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता था, स्लीपिंग पिल्स, एक सेकेंड रुको, स्लीपिंग पिल्स हेल्प दे देम दोज स्ट्रगलिंग टू गेट सम स्लीप। अब यहां पे देखो एडजेक्टिव फ्रेज पड़ा है, स्ट्रगलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्लीपिंग पिल्स उन लोगों को हेल्प करती है जो स्ट्रगल करते हैं थोड़ी सी नींद लेने के लिए। तो यहां पे देखो रिलेटिव क्लोज ना होकर के एक पार्टिसिपल क्लोज पड़ा है, पर है तो ये एडजेक्टिव ही ना, तो यहां पे भी आपको दोज ही लगाना है, दे या देम को नहीं लगाना है। छोटा सा रूल है, इसको नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। इवन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर द एम्प्टी साइट टू दोज हु वांटेड द मॉस्क ब्रॉट डाउन to build a Ram temple, its recognition of the demolition as an egregious violation of the rule of law gave rise to the hope that the ends of justice would be served by the punishment of those who mobilized the vandals। कह रहा है even when, यहां तक कि जब, even when यहां तक कि जब। अच्छा हुआ क्या, कब, जब सुप्रीम कोर्ट ने हैंड ओवर कर दिया था, थमा दिया था इस एम्प्टी साइट को, खाली जगह को। अच्छा किनको थमाया था, दोज उन लोगों को जो चाहते थे मस्जिद को गिराना, जो चाहते थे मस्जिद ब्रॉट डाउन हो जाए। अच्छा क्यों हो जाए, ताकि बिल्ड कर पाए, टू बिल्ड राम टेम्पल। तो कह रहा है यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराने को चाहने वाले लोगों को इस जो है ना खाली साइड को जब हैंड ओवर किया था, थमाया था, कह रहे यहां तक कि तब भी इसका जो रिकॉग्निशन था ना, सुप्रीम कोर्ट का जो पहचानने का काम था, इसके डिमोलिशन को, इसके ढहाने को एक इग्रीजियस वॉयलेशन की तरह, एक बहुत ही खराब उल्लंघन की तरह, और किसका, रूल ऑफ लॉ का, कानून के राज का। कह रहा है इस रिकॉग्निशन ने राइज किया था होप को, गिव राइज टू द होप, आशाओं को बड़ा किया था, दैट वो ये कि जो एंड्स ऑफ जस्टिस है ना, उनको सर्व किया जाएगा, न्याय का लास्ट में न्याय सर्व होगा, जरूर दिया जाएगा। और कैसे, पनिशमेंट के जरिए, बाय द पनिशमेंट। अच्छा और किन की पनिशमेंट, उन लोगों की जो कि मोबिलाइज कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे इन वेंडल्स को, इन जो है लोगों को जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, लंबा सेंटेंस है, फिर इसके अंदर की चीजें देखेंगे। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने थमाया था इस खाली जगह को, उन लोगों को जो चाहते थे मस्जिद गिर जाए ताकि राम मंदिर इसकी जगह खड़ा हो, यहां तक कि जब ये हुआ था ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऐसा करते हुए रिकॉग्नाइज किया था, पहचाना था कि डिमोलिशन एक बहुत ही खराब उल्लंघन था, और किसका, कानून के राज का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई डिमोलिशन तो बहुत ही गलत चीज है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। कह रहे इस रिकॉग्निशन ने राइज किया था होप को, सब में आशा जगाई थी कि एंड्स ऑफ जस्टिस को सर्व किया जाएगा, जस्टिस के किनारे हमें मिलेंगे। एंड्स का मतलब क्या है, आखिरी के अंदर जस्टिस मिल जाए आपको, तो जस्टिस हमें जो है मिलेगा। और कैसे, पनिशमेंट के जरिए उन लोगों को जिन्होंने मोबिलाइज किया था वेंडल्स को, इन लोगों को इकट्ठा करके जो है भाले वाले लेकर के आए थे। समझ गए सेंटेंस को,
अब आते हैं, देखो लंबे सेंटेंस से सब्जेक्ट वर्ब पकड़ रहे हो तो बहुत छोटे हैं, अगर नहीं पकड़ रहे हो तो समंदर सा है, खो जाओगे इसके अंदर। हु किसका सब्जेक्ट है, रिकॉग्निशन किसकी वर्ब है, ऐसी सोचते रहोगे, है ना। कोशिश करें इसी अप्रोच से पढ़ें। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। इग्रीजियस, इसका मतलब होता है वेरी बैड। वेरी बैड के लिए एक वर्ड है अपने पास नेफेरियस, है ना। क्या है, नेफेरियस। एक और लिख देता हूं, आउटरेजियस। आउटरेजियस स्पेलिंग देख लेना, सही होगी वैसे तो, आउटरेजियस। अब देखो इग्रीजियस वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड है जो कि इससे बिल्कुल उल्टा है ना। उसको लोग इसी के साथ इसका सिनोनिम समझ लेते हैं, या इसी वर्ड से इसी वर्ड को, दोनों को एक ही वर्ड समझते हैं। वो वर्ड है ग्रिगेरियस। ये है इग्रीजियस, इग्रीजियस ई से शुरू हो रहा है, ये ग्रिगेरियस ये जी से शुरू हो रहा है। अब दोनों में जी जी आ रहा है, ई आ रहा है, एक जैसे बोले जा रहे हैं, तो इनको एक जैसा वर्ड समझते हैं। इस वर्ड का मतलब बिल्कुल उल्टा, इसका मतलब है सोशल। ग्रिगेरियस वो आदमी होता है, हंसता खेलता है, बोलता है, दोस्त बनाता है, सबसे बातचीत करता है, एक्सट्रोवर्ट होता है ग्रिगेरियस। समझ गए ना। तो निफेरियस, इग्रीजियस और ग्रिगेरियस एक तरह से दोनों के एक दूसरे के उल्टे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इन वर्ड्स को नोट कर लेना कहीं पे, अच्छे वर्ड्स हैं। चलो कह रहे हैं, अ स्पेशल CBI कोर्ट इन लखनऊ हैज नाउ क्लियर्ड द रिमेनिंग डिब्री विद एन अनकंशनेबल जजमेंट। करेक्ट, स्पेशल सुप्रीम कोर्ट जो है, CBI कोर्ट जो है लखनऊ के अंदर, उसने क्लियर कर दिया है इस बचे हुए मलबे को जो हमारे मन में था, है ना, इस बचे हुए मलबे को, डिब्री को, और कैसे, एक ऐसी जजमेंट के साथ जो है अनकंशनेबल। देखो कॉन्शनेबल वो चीज है जो आपकी अंतरात्मा है, अनकॉन्शनेबल मतलब बिना अंतरात्मा वाला, अनएथिकल। तो बिना अंतरात्मा वाली एक फैसले को देकर के इस CBI कोर्ट ने इस बाकी बचे हुए मलबे को भी अब खत्म कर दिया। समझ गए सेंटेंस को। तो ये बचा हुआ डिब्री कौन सा है, हमारे मन में वो वाली होप कि उन लोगों को सजा मिलेगी जो मस्जिद को ढहाने वालों को इकट्ठा करके ले गए थे। तो ये भी अब खत्म हो गई है हमारे मन की ये बात। चलो आगे बढ़े, ये वर्ड को देख लेना, अनकॉन्शनेबल। करेक्ट, थ्रोइंग द विंड्स द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस ऑन द डिमोलिशन द ट्रायल कोर्ट हैज इन इफेक्ट गिवन जुडिशियल लेजिटिमेशन टू द राम जन्मभूमि मूवमेंट बाय एक्विटिंग ऑल दोज indicted for conspiracy to bring down the structure। कह रहे थ्रो करते हुए, फेंकते हुए। अच्छा कहां पे, हवाओं में, फिजाओं में। किसको, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को माना है उस चीज को। अच्छा किसके ऊपर, डिमोलिशन के ऊपर, मस्जिद को ढहाने के ऊपर। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने जो माना, जो ऑब्जर्व किया, उस बात को हवाओं में, फिजाओं में, खिड़की से बाहर फेंकते हुए हुआ क्या, ये जो ट्रायल कोर्ट है ना, ये इन इफेक्ट, इन प्रिंसिपल, है ना, प्रभावी तौर पे हैज गिवन दे चुकी है एक ऐसी न्यायिक लेजिटिमेशन को। लेजिटिमेशन होता है किसी चीज को सही ठहराना, तो न्यायिक तौर पे सही ठहरा चुकी है। और किसको, राम जन्मभूमि मूवमेंट को। अच्छा कैसे सही ठहराया इसने, एक्विट करके, बरी करके सभी उन लोगों को जिनको इंडाइट किया गया था, जिनको बुक किया गया था, जिनके ऊपर आरोप लगे थे उस कॉन्स्पिरेसी के, षड्यंत्र के, जो था ब्रिंग डाउन करने का, नीचे ला करके गिरा देने का, इस स्ट्रक्चर को, इस ढांचे को। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को थ्रो टू द विंड्स किया, ये एक फ्रेज होता है, समझा दूंगा अभी। और इन्होंने एक ऐसा जुडिशियल लेजिटिमेशन दे दिया इस जन्मभूमि मूवमेंट को, सब लोगों को बरी करके बोल दिया कि आपका कोई हाथ नहीं है इस कॉन्स्पिरेसी में, इस स्ट्रक्चर को गिराने में। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें, थ्रो टू द विंड्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है किसी चीज को एकदम बिल्कुल भी जो ना रिगार्ड ना देना। आपको किसी ने बोला गाड़ी को है 60 से ऊपर मत चलाना, ये रोड पे बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपने गाड़ी शुरू ही 70 वाली स्पीड से करी, जैसे ही वो रोड आई ना आपकी स्पीड 70 हो गई अपने आप। मतलब आपने क्या किया, उसके उस सजेशन को, उसके उस एडवाइस को थ्रो टू द विंड्स कर दिया। समझ गए ना उसका मतलब क्या है। इसका एक इनफॉर्मल वर्जन भी है, थ्रो टू द विंड्स तो है, ये फॉर्मल, इसको इनफॉर्मली बोलते हैं थ्रो आउट ऑफ द विंडो। लिख दे रहा हूं, थ्रो आउट ऑफ द विंडो, इसका मतलब भी यही होता है। आपको किसी ने एडवाइस दी, आपने घर की खिड़की खोली और खिड़की से उसको बाहर फेंक दिया, थ्रो आउट ऑफ द विंडो कर दिया। समझ गए। चलो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है थ्रोइंग, जब ट्रायल कोर्ट हैज गिवन दे रही थी, जब ये काम कर चुकी थी, तभी वो थ्रो भी कर रही थी विंड्स के अंदर। दो काम साइमल्टेनियसली होते हैं, एक काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना करके रखते हैं। चलो आगे बढ़े। एक्विट करना, किसी को बरी करना, इंडाइट करना, किसी को अक्यूज करना, इंक्रिमिनेट करना, किसी के ऊपर केस चला के उसको आरोप लगाना। करे इट्स कंक्लूजन्स आर ड्रास्टिक एंड डिफाई लॉजिक एंड फैक्ट। कह रहे इसके जो कंक्लूजन है, अब मुझे बताओ किसके कंक्लूजन है, इट्स कौन है यहाँ पे,
सोच के बताना, अभी मैं सेंटेंस जो है ना ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कह रहे इसके जो कंक्लूजन है, इसने जो कंक्लूजन निकाले हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक है, बहुत ही ड्रामा भरे हैं, बहुत ही बड़े स्केल के हैं, और ये टोटली डिफाई करते हैं, टोटली अवज्ञा करते हैं, टोटली हरा देते हैं लॉजिक को और फैक्ट्स को, है ना। तो ऐसे कंक्लूजन इसने दिए हैं। प्रोनाउंस को पढ़ना सीखें, प्रोनाउंस को समझें वो किससे रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कोड की, तो कोड की कंक्लूजन्स की बात हो रही है, तो कह रहे हैं उसके कंक्लूजन बड़े ड्रामा भरे हैं और सारा लॉजिक और सारा फैक्ट उनके सामने फेल है। कंक्लूजन्स की दो वर्ब्स हैं, पहली है आर, दूसरी है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है, देखो डिफाई एक वर्ब है, इससे वर्ड बना है डिफायंस। कौन सा वर्ड बना है? डिफायंस। डिफायंस का मतलब होता है किसी के लिए डिसओबीडियंस, है ना, डिसरिगार्ड। तो डिफाई करना मतलब किसी को डिसरिगार्ड करना या किसी की अवज्ञा करना। जब आप डिफाई कर देते हैं लॉजिक को और फैक्ट को, तो आप क्या करते हैं? लॉजिक और फैक्ट को हरा देते हैं अपनी बातों से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट्स फाइंडिंग दैट द डिमोलिशन वाज नॉट प्लान्ड इन एडवांस फ्लाइज इन द फेस ऑफ द एंट्री ऑफ मोर देन 100,000 वॉलंटियर्स इन अयोध्या दैट डे, armed with crowbars, spades, hoes and ropes and every implement needed to bring down a sturdy structure and clear the site। करेक्ट कोर्ट की जो फाइंडिंग है, इस कोर्ट ने जो पाया है, ट्रायल कोर्ट ने, और क्या पाया कि ये डिमोलिशन प्लान नहीं था, ये डिमोलिशन पहले से इसकी प्लानिंग नहीं हुई थी। और कैसे? इन एडवांस, पहले से। कह रहे ये जो इसकी फाइंडिंग है ना, अब इसकी वर्ब आई है फ्लाइज। ये फाइंडिंग फ्लाई करती है फेस में, ये फाइंडिंग टोटली डिसरिगार्ड करती है। अब ये बताऊंगा फ्रेज क्या होता है। टोटली फ्लाई इन द फेस ऑफ होती है, डिसरिगार्ड करती है, और किस बात के? एंट्री के अंदर घुस जाने के, और किसके? मोर देन, से ज्यादा 1 लाख वॉलंटियर्स के। और कहां पे? अयोध्या में। और किस दिन? दैट डे, उस दिन। अच्छा, ये कौन से लोग थे? जो आर्म्ड विद थे, जिनके पास थे क्रोबार्स, स्पेड्स, होस एंड रोप्स। तो रस्सियां थी, फावड़े थे, वो सब की सब चीजें थी जिससे आप जमीन को खोदते हैं और बाद में जमीन के मिट्टी हटाते हैं ना। ये क्रोबार, स्पेड्स, होस और रोप्स यही है सारी की सारी चीजें। तो ये सारी चीजें इनके पास थी, और हर इंप्लीमेंट था, हर इक्विपमेंट था जो जरूरी होता है गिराने के लिए एक बड़ी स्ट्रक्चर को और क्लियर करने के लिए एक साइड को। तो इनके पास भाला भी था जिससे गिरा सकें, उसके बाद में इनके पास कस्सी भी थी जिससे उस मलबे को हटा सके। तो कह रहा है सुप्रीम, इस कोर्ट की ये फाइंडिंग है कि बिल्कुल भी ये प्लान नहीं था, ये टोटली डिसरिगार्ड करती है इस 1 लाख लोगों की एंट्री को अयोध्या में एक सिंगल डे के दौरान, जिनके पास ये सब चीजें भी थी और ये सब काम करके भी चले गए। समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे। एक ही चीज है देखने वाली, सब्जेक्ट वगैरह आपने पकड़ लिया तो फ्लाई इन द फेस ऑफ। देखो आपने ऊपर देखा ना, थ्रो आउट द विंडो, थ्रो आउट द विंडो। तो थ्रो आउट द विंडो का मतलब होता है खिड़की से बाहर फेंक देना किसी चीज को, एकदम जो है ना केयरलेस हो जाना। यही फ्लाई इन द फेस ऑफ भी होता है। जब आप किसी के फेस में फ्लाई करते हो, आप उसको डिफाई करते हो, डिसरिगार्ड करते हो, अपोज करते हो, आप उसकी बात को कहते हो हम तुम्हारी बात से कोई वास्ता नहीं रखते, ठीक है ना। फ्लाई इन द फेस ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं, इनको गूगल पे सर्च करोगे, कोई कस्सी निकलेगी, कोई भाला निकलेगा, है ना। ये सब के सब गार्डनिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं। कह द पोस्टपोनमेंट्स प्रोपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट headed by Advani, Murli Manohar Joshi, Uma Bharti, among others, had positioned themselves in vantage points to witness the occasion and celebrate with pride what ought to have caused shame and disgust। कह रहे जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो सपोर्टर हैं, इस वर्ड को भी तोड़ूंगा अभी आपके सामने, सपोर्टर्स हैं, है ना। प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्टर्स इस मूवमेंट के, इस कैंपेन के। अच्छा, जो हेडेड बाय हैं, जिनकी अगुवाई हो रही है अडवाणी के द्वारा, जोशी जी के द्वारा, उमा भारती जी के द्वारा, अमंग अदर्स दूसरे कई लोगों के बीच। तो और भी हैं, इनमें से 3 के नाम हमने लिख दिए हैं। तो कह रहे जो प्रोपोनेंट्स है ना, इन्होंने पोजीशन कर लिया था देमसेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अपने आप को इन्होंने रख दिया था अपने आप को ऐसी जगह पे। अब वो जगह कौन सी थी? इन वेंटेज पॉइंट। वेंटेज पॉइंट एक ऐसा पोजीशन होती है जहां से आप सब चीजें बड़े कंफर्टेबली देख सकते हो। जैसे आप शहर के बीचों बीच 50 माले की बिल्डिंग के 50वें माले पे खड़े हो गए, तो वो एक वेंटेज पॉइंट है जहां से आप सब चीजों को देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो प्रोपोनेंट जो थे, इन्होंने भी अपने आप को एक वेंटेज पॉइंट पे पोजीशन कर लिया था ताकि ये साक्षी बने, विटनेस करें इस ओकेजन को और सेलिब्रेट करें प्राइड के साथ में। अच्छा, किसको सेलिब्रेट करें? ऐसी एक चीज को जो कि कॉज कर चुकी है बहुत ही शेम, जिसको कॉज करना चाहिए था बहुत ही शर्म और बहुत ही घृणा को। तो ऐसा इन प्रोपोनेंट्स ने किया था। ऊंची जगह पे जाके खड़े हो गए थे, बड़े आराम से देख रहे थे और मजा ले रहे थे ऐसी एक चीज का जिससे आपको शर्म आनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीजों पे।
प्रोपोनेंट्स की वर्ब है हेड पोजीशन, है ना। प्रोपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो प्रो प्लस में ओपोनेंट्स। ओपोनेंट आप जानते हो जो खिलाफत हो, जो आपके खिलाफ हो, है ना। प्रोपोनेंट्स मतलब जो आपके प्रो हो, ऐसे ओपोनेंट्स जो आपके प्रो हो। प्रो हर वो चीज होती है जो आपके साथ होती है ना। तो प्रोपोनेंट्स मतलब खिलाफ नहीं बल्कि आपको सपोर्ट करने वाले सपोर्टर्स, ऐसे बनाए वर्ड, है ना। याद रखें इसको, प्रोपोनेंट और ओपोनेंट दोनों एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। वेंटेज पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसके लिए अपने पास एक फ्रेज भी है, अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू, ये क्या होती है भाई। देखो बर्ड होता है ना, बर्ड आसमान में उड़ता है, उसको सब कुछ दिखता है, आप जमीन पे ना देख पाओ एक दूसरे को, पर बर्ड सबको देख लेगा। यही वेंटेज पॉइंट की भी खासियत होती है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा होता है, समझ गए ना। तो बर्ड्स आई व्यू भी यही होती है वेंटेज पॉइंट की तरह, सब चीजें यहां से साफ दिखे। आगे कह रहे हैं, इट इज इंडीड ट्रू दैट इट इज नॉट ईजी टू प्रूव अ कॉन्स्पिरेसी एंड इट इसेंशियली टेक्स प्लेस इन अ सीक्रेट। अब कोर्ट की बातों से थोड़ा सहमत हो रहा है, जो बातें कोर्ट ने कही हैं, कह रहा है वो भी सही है कही, है ना। कह रहे वास्तव में सच है, इंडीड मतलब वास्तव में, कह रहे इट इज इंडीड ट्रू, वास्तव में सच है दैट वो ये कि ये बड़ा इजी नहीं होता, बड़ा आसान नहीं होता कि आप प्रूव कर दो एक कॉन्स्पिरेसी को, आप साबित कर दो एक षड्यंत्र को। और कह रहे क्योंकि एज ये एसेंशियली, ये मोटे तौर पर ये जो है ना जरूरी तौर पे टेक प्लेस करती है, अकर होती है एक सीक्रेट में, एक जो है राज के अंदर। तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये होता है जो सबको ना पता हो। तो ये वास्तव में बड़ी सच्ची बात है कि कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। समझ गए सेंटेंस को। टेक प्लेस जानते हैं आप, किसी चीज का हैपन होना, अकर होना, घटित होना किसी घटना का, उसको कहते हैं टेक प्लेस करना, एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस इज वेयर कोर्ट्स मस्ट ड्रॉ रीजनेबल इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस। कह रहे यही वो जगह है, दिस इज वेयर, यही वो जगह है जहां वेयर कोर्ट्स को ड्रॉ करना चाहिए ऐसी इन्फ्रेंसेस को, ऐसे कंक्लूजन्स को, और कहां से, सर्कमस्टेंसेस से, हालातों में से। तो कह रहे इजी नहीं होता कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना, पर यहीं से कोर्ट को सबक लेना चाहिए कि क्योंकि इजी नहीं होता तो ऐसा नहीं है कॉन्स्पिरेसी है नहीं, यहीं पे कोर्ट को रीजनेबल इन्फ्रेंसेस को भी ड्रॉ कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए अपने नतीजे को। ड्रॉ करना मतलब किसी चीज को फॉर्म करना, है ना। जब आप ड्राइंग करते हैं तो किसी आकृति को बनाते हैं, किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। दिमाग में जब चीजें ड्रॉ करते हैं तो मतलब किसी धारणा को बनाते हैं, किसी थॉट को बनाते हैं। बट इन अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिस नेचर इट इज इजी टू सी दैट दोज इन्वॉल्व्ड वर मार्चिंग अंडर अ बैनर, एन इमेज सुप्रीम कोर्ट हैड वंस रिफर्ड टू while explaining the ingredients of a conspiracy। कह रहे लेकिन बट इस तरह की कॉन्स्पिरेसी में, इस तरह के एक षड्यंत्र में, जैसा हम बात कर रहे हैं अभी, है ना। कह रहे बड़ा ही आसान है देखना कि वो लोग जो इन्वॉल्व थे वो मार्च कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, वो एकदम जो है फौजियों की तरह मार्च कर रहे थे एक बैनर के नीचे। और ये बैनर क्या था, ये एक ऐसी इमेज थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रेफर भी किया है, एक्सप्लेन करते हुए कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट्स को, कॉन्स्पिरेसी के छोटे छोटे टुकड़ों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार क्या बोला था कि कॉन्स्पिरेसी जो छुपी होती है ना, उसके भी कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे आपको हजारों लाखों लोग मिले एक ही बैनर के नीचे एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ते हुए, तो कह रहे ये एक इंग्रेडिएंट होता है कॉन्स्पिरेसी का। ये चीज भी आप नोट कर सकते थे, ट्रायल कोर्ट को बोल रहा है। अब ये बैनर का मतलब यहां नहीं है सबके पास कुछ बैनर था, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। अंडर अ बैनर का मतलब है ये सबके सब लोग एक टाइप के ऑर्डर्स और एक टाइप के मकसद के साथ आगे बढ़ रहे थे अंडर अ बैनर। आगे बढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंसेज है ना। ये दोज आप देख रहे हो, है ना, दोज, ये दोज बार बार उन्हीं के लिए आ रहा है जो कि आगे अपना एक एडजेक्टिव पार्टिसिपल लेकर के बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे दे और देम नहीं लगाएंगे, सिर्फ दोज ही आएगा। कह रहे इंग्रेडिएंट मतलब होता है आपके हिस्से, छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स, है ना। कह रहे इन दिस केस अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन and the purported intent to assemble on a particular day, the court had with it sufficient evidence that there was studied inaction on the part of the state whose chief minister was one of the accused। लंबा सेंटेंस है, इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे इस केस के अंदर अपार्ट फ्रॉम सिवा, अपार्ट फ्रॉम मतलब बिसाइड्स या सिवा, अच्छा किसके, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के, सियासी तौर पे लोगों को जुटाने के, और किसके, उस परपोर्टेड इंटेंट के, उस इरादे के जो सबको पता है कथित तौर पे परपोर्टेड है, और किस चीज का, असेंबल होने का, इकट्ठा होने का एक खास दिन पे, पर्टिकुलर डे पे। तो कह रहे हैं इस केस के अंदर इस चीज के अलावा, इन दोनों चीजों के अलावा जो कोर्ट थी ना, कोर्ट, उसके पास सफिशिएंट एविडेंस थी, उसके पास सही सबूत थे, काफी सारे सबूत थे, दैट वो ये कि
कि एक स्टडीड इनएक्शन था, एक बिल्कुल सोचा समझा असक्रियता थी। इनएक्शन का मतलब क्या है? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना। स्टडीड का मतलब क्या है? एकदम जो है सोच समझ के। तो सोच समझ के हाथ पे हाथ धरने का काम हुआ था स्टेट के द्वारा, उस राज्य के द्वारा, जिसका चीफ मिनिस्टर था वन ऑफ द अक्यूज, जिसका मुख्यमंत्री था सारे आरोपियों में से एक। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। And the unambiguous and open threats to the structure voiced by many of the movement's protagonists। और unambiguous मतलब बिल्कुल साफ साफ, तो अगर साफ साफ और खुली चुनौतियां इस स्ट्रक्चर को, जिनको चुनौतियों को आवाज दी थी कई लोगों के द्वारा, और वो कई लोग थे इस मूवमेंट के हीरो, इस मूवमेंट के प्रोटैगनिस्ट। समझ गए सेंटेंस को? एक बार रिपीट कर दूं, लंबा सेंटेंस से कोई कंफ्यूज हो रहा हो, है ना, एक बार रिपीट कर देता हूं वर्ड बाय वर्ड। कह रहे इस केस के अंदर सिवा पॉलिटिकल लामबंदी के लोगों को जुटाने के और इसके इंटेंट के जो सबको पता है, इसका इरादा सबको पता था असेंबल होने का उस पर्टिकुलर डे पे। कह रहे इन दोनों चीजों को कर दो साइड में। अब इनके अलावा पे आते हैं। कह रहे कोर्ट के पास इनके अलावा भी बहुत सारी एविडेंस थी कि एक तो उस दिन स्टडीड इनएक्शन था, जानबूझ के हाथ पे हाथ धर के बैठा गया था उस राज्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, जिसका चीफ मिनिस्टर भी आरोपियों में से एक है, वन ऑफ द अक्यूज्ड है ना। और जो कह रहा है एक अनएम्बिगुअस एंड ओपन थ्रेट्स मिली थी, साफ साफ और खुली धमकियां मिली थी इस स्ट्रक्चर को, और ये धमकियों को वॉइस किया गया था उन लोगों के द्वारा जो इस मूवमेंट के, जो राम जन्मभूमि अभियान के हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं। तो करें ये भी दो चीजें थी जो कोर्ट देख सकती थी, इनके बिना पे भी फैसला सुना सकती थी। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीजें। अपार्ट फ्रॉम आप जानते हैं इंटेंट मतलब इरादा, एक नाउन है, डिजायर या पर्पस। परपोर्टेड मतलब कथित, है ना, कथित तौर पे। तो अलेज्ड और परपोर्टेड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अब देखो दोनों में फर्क भी है, खबरी में मैंने आपको करवाया भी है। यहाँ पे अलेज्ड क्यों नहीं लिखा, परपोर्टेड क्यों लिखा, ये आप मुझे बताएं जिन लोगों ने खबरी ऑडियो मेरी सुनी है। अलेज्ड और परपोर्टेड सिनोनिम है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? आगे बढ़ेंगे। द प्लस में एडजेक्टिव क्या बनेगा? द प्लस में एडजेक्टिव क्या बनेगा? कॉमन प्लूरल नाउन। ये क्या होता है? ये पूरी क्लास को बताता है। अक्यूज्ड एक एडजेक्टिव है, द लगा के इसके आगे हमने बना दिया सभी के सभी अक्यूज्ड लोग। द अक्यूज्ड कौन है? एक कॉमन प्लूरल नाउन, है ना। तो इसलिए वन ऑफ के बाद में सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट पड़ा है, प्लूरल नाउन पड़ा है। द अक्यूज्ड इज ए कॉमन प्लूरल नाउन। कोई पूछे सर वन ऑफ के बाद में यहाँ पे एस वाला क्यों नहीं आया, तो कॉमन प्लूरल नाउन है। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो, है ना, फ्रंट रनर होता है, जो सबसे आगे हो, प्रोटैगनिस्ट होता है। करेक्ट द डिसेंबलिंग कल्याण सिंह as chief minister then had given what in hindsight was an obvious false assurance to the highest court and the National Integration Council that nothing but a symbolic car seva would take place। करेक्ट डिसेंबलिंग कल्याण सिंह जो है, ये डिसेंबलिंग सबसे लास्ट में बताऊंगा, सस्पेंस आपके लिए इस वर्ड के लिए ना। अच्छा वर्ड है, अच्छा तो क्या गंदा वर्ड है। करेक्ट जो डिसेंबलिंग कल्याण सिंह है वो कौन? चीफ मिनिस्टर के तौर पे उस वक्त का। करे इसने दिया था, हैड गिवन ये दे चुका था, ऐसी एक चीज जो कि अब पीछे मुड़ के देखने पे इन हिंडसाइट मतलब पीछे मुड़ के देखने पे, इस वर्ड को मैं तोड़ के अभी बता देता हूं। तो कह रहे इसने दिया था जिसको हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं, और क्या थी वो? साफ तौर पे एक जो है ना झूठी एश्योरेंस थी, झूठा भरोसा था। और किसको? सुप्रीम कोर्ट को, हाईएस्ट कोर्ट को, और किसको? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को। अच्छा क्या था ये एश्योरेंस? दैट वो ये की कोई भी चीज नहीं सिवा कार सेवा के टेक प्लेस होगी, अकर होगी। तो कह रहे उस वक्त का चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह यूपी का, उसने एक झूठी एक जो है ना एश्योरेंस को सुप्रीम कोर्ट को, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को दिया था कि सिर्फ यहाँ पे कार सेवा होने वाली है। अब देखो इन हिंडसाइट का मतलब क्या है? अब तो उस वक्त तो आप नहीं समझ पाए झूठा था, लेकिन आज की डेट में आप हिंट में साइड करें, बैक में देखें, रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो आप समझ जाएंगे। समझ गए ना? तो अगर आप अपने गिरवान में झांक करके देखें, पास्ट में झांक करके देखें, तो आप इन हैंड साइड किसी चीज को देख रहे हैं। अब आ जाओ डिसेंबलिंग क्या होता है? डिसेंबलिंग मतलब होता है ढोंगी कपटी। तो करे ढोंगी कपटी जो कल्याण सिंह है उसने ऐसा काम किया था। तो ये ऐसा वर्ड इसने यूज कर दिया, जनरली तो ऐसे वर्ड यूज नहीं करते हैं, आज शायद बहुत ज्यादा गुस्से में है बिना बात। चलो आगे बढ़े। Scientific instructions appeared to have been given to the security forces not to stop the car sevaks or hinder their plans। कह रहे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस साफ साफ जो है ना इंस्ट्रक्शन जो है दिखाई दी, अपीयर हुई
दी गई हुई, टू हैव बीन गिवन, है ना। ऐसा हमें मालूम पड़ा बाद में कि साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। और किनको? सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि नहीं स्टॉप करें आप कार सेवक्स को, और ना ही आप हिंडर करें, रोकें, रास्ते का रोड़ा बने उनके प्लान्स का। तो ऐसी साफ साफ जो है ना इंस्ट्रक्शंस भी हमें दी हुई मिलती हैं पुलिस को और फौज को, कि आप जो है कार सेवकों के रास्ते में ना पड़े। हिंडर करना, किसी को रोकना, स्टॉप करना, ऑफसेट करना, इंपीड करना, सबके सब हिंडर के सिनोनिम है। हाउ एल्स वुड वन एक्सप्लेन द इवेंट्स, और कैसे एक आदमी एक्सप्लेन करेगा इवेंट्स को? इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? सब कुछ तो आपके सामने है, साफ साफ इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं। कल्याण सिंह झूठ बोल रहा है, कह रहा और कैसे आप इस कॉन्स्पिरेसी को, इवेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे? इस सेंटेंस में देखने वाली चीज क्या है? हाउ शुरू में आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो सवाल पूछा जा रहा है। सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, इन्वर्जन होना चाहिए। एल्स होती है एक एडवर्ब, तो हाउ एल्स वुड वन एक्सप्लेन, ये लास्ट का क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी वजह से हमें वन को वुड के बाद में लिखना पड़ा। अगर ये ना होता तो वन वुड से पहले आता। चलो आगे बढ़ेंगे। When the crowd went into a frenzy, goaded on by provocative speeches by the dignitaries, and the vandals went up the dome, the accused would have the court believe that they were actually trying to restrain the mob and prevent the demolition. कह रहे जब क्राउड वेंट इनटू हो गया, चला गया एक फ्रेंजी में। फ्रेंजी क्या होता है? पागलपन। जब पूरा का पूरा क्राउड पागल हो गया था, जब सारी भीड़ पागल हो गई थी, फ्रेंजी हो गई थी। ये कौन सी भीड़ थी? जिसको जानवरों की तरह गॉड किया गया था। देखो गॉड करना मतलब क्या होता है? जैसे आप भेड़ बकरियों को लकड़ी लेकर के आगे पीछे करते हैं ना, भाई इधर चलो, उधर खाओ, इधर मत जाओ, तो गॉड करना बोलते हैं। कह रहे ये वो भीड़ थी जिसको डायरेक्ट किया गया था, गॉड किया गया था प्रोवोकेटिव स्पीचेस के द्वारा, भड़काऊ भाषणों के द्वारा। और कौन थे भड़काऊ भाषण देने वाले? डिग्निटरीज। इस इवेंट के जो सारे के सारे जो बड़े लोग थे ना इवेंट के अंदर, जिनको भाषण देने के लिए बुलाया गया था, डिग्निटरीज, है ना। तो कह रहे जब ऐसी भीड़ जो है फ्रेंजी में चली गई और वेंडर्स जो है वेंट अप हो गए, वेंडर्स ऊपर चढ़ गए डोम के ऊपर, इसे गुंबद के ऊपर मस्जिद के, तो अक्यूज ने ना, उसने कोर्ट को बिलीव ऐसा करवाया होगा, जो सारे के सारे आरोपियों ने ऐसा बिलीव कराया होगा कि वो एक्चुअली में ट्राई कर रहे थे कि वो रिस्ट्रेन करें मॉब को, रोकें इस भीड़ को और प्रिवेंट करें इसके डिमोलिशन को। समझ गए ना? एक्चुअल में तो ये पता नहीं क्या कर रहे थे। सब लोगों का ये कहना है कि ये भीड़ को भड़का रहे थे, पर जब ये सारी भीड़ पागल हो गई थी तब इन्होंने कोर्ट को ये बोल दिया, विश्वास दिलाया कि हम तो वहां पे भीड़ को रोकने के लिए गए थे, रिस्ट्रेन करने के लिए गए थे मॉब को, ताकि कहीं ये बाबरी मस्जिद ढहा ना दे। तो ऐसा इन लोगों ने कोर्ट के सामने अपने आप को जो ना पेश किया। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, गो डाउन, किसी को गाइड करना, लाइक एन एनिमल। प्रोवोकेटिव मतलब बहुत ही उकसाऊ हो, भड़काऊ हो, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। एक काम करते हैं, 60% एडिटोरियल यहाँ पे हो गया है। आगे का सब्जेक्ट वर्ब मैंने आपके सामने मार्क कर दिया है ना। अब अगले सेंटेंस में जाएंगे, अगले वाले पैराग्राफ में, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। कोशिश करें इसको खुद से पढ़ने की, आगे वाले को। बहुत लंबा है, पूरा एक साथ कवर नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं ना, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे इसको कवर करने के अंदर। तो कोशिश करें आप, सब्जेक्ट वर्ब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको डाउनलोड कर लेना। मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में। आज की अपनी ग्रामर वाली 1 मिनट वाली वीडियो, 2 मिनट वाली वीडियो रात में आएगी 8 बजे। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा मुझे, रात में करूंगा पब्लिश। चलिए तब तक के लिए साइनिंग आउट।